हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड की क्लास 10th के जो हिंदी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है आपका, कई बार है ना, मतलब कि जो बार बार पूछा गया सवाल है वैसे सारे सवालों को मैंने इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि देखिए इसमें आप लोग अगर प्रश्न को याद भी नहीं करेंगे ना, अगर इसको समझ लिए सही तरीके से तो आप अपने शब्दों में भी इसका उत्तर लिख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल दिया गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। है ना, साहस और शक्ति तो होता ही होता है, उसके साथ अगर विनम्रता भी मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। इस कथन पर आपका क्या विचार है, इसको लिखना है। ठीक है, देखिए ये सवाल जो है आपके 2010 में, 14 में, 15 में और 19 में पूछा गया है। तो प्रबल संभावना है कि इस तरीके से रिपीटेड सवाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि यह सही कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है ना। साहस और शक्ति के साथ जो विनम्रता अगर हो तो बेहतर है। एक विनम्र व्यक्ति ही संकट के समय में भी अपना आपा नहीं खोता है। अगर कोई भी व्यक्ति में अगर विनम्रता है ना, तो वो कोई भी संकट आ जाए वो अपना आपा नहीं खोता है, वो विनम्र से तरीके से, वो सही तरीके से अपना काम लेता है ना। जो विनम्र नहीं होते हैं वे मानसिक रूप से शीघ्र विचलित हो जाने के कारण अपना धैर्य खो बैठते हैं और गलतियां करने लगते हैं, है ना। तो साहस तो ठीक है भाई, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया आपका इसका उत्तर, है ना। आगे बढ़ते हैं इसका दूसरे नंबर सवाल पे, है ना। क्या है कि भगत के बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की, है ना। ये सवाल आपके 2012 में पूछा गया था और ये मॉडल पेपर में कई बार डाला गया है ना। तो देखिए सवाल दिया गया है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी तो वो अपने भावनाओं की किस प्रकार प्रकट किए थे। तो ये देखिए इसका उत्तर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कबीर के भक्ति गीत गाकर व्यक्त की थी। जब भगत के बेटे की मृत्यु हुई थी तो वो क्या किए थे, कबीर का भक्ति गीत गाने लगे थे। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, है ना। उन्होंने क्या किया, मृत जो शरीर था उसको एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया, है ना। कबीर के भक्ति में गीत गाए तथा अपनी पुत्र वधू से शोक की जगह उत्साह मनाने को कहा, है ना। जो उनकी पुत्र वधू थी, जो उनकी बहू थी, वो काफी दुखी थी, शोक मना रहे थे, लेकिन उसके जगह जो उन भगत जी है अपने पुत्र वधू को कहते हैं कि शोक के जगह उत्सव मनाओ, है ना, खुशियां मनाओ। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके पुत्र की आत्मा का मिलन जो है उसके प्रात्मात्मा से हो गया है ना। इन्हें इसीलिए वो भगत जी अपने पुत्र वधू को कहती हैं कि वो शोक के जगह, दुखी के जगह उत्साह मनाए, खुशियां मनाए, है ना। तो इस तरीके से वो भगत जी अपने बेटे की मृत्यु पर भावना को व्यक्त किया। लिख देंगे, बहुत ही आसान है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है 29 नंबर की, गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग निहित है ना। भाग्यवान कहने का मतलब भाग्यशाली कहने से व्यंग निहित है, क्यों। अब यहां पे आप कहोगे सर यहां पे 27 नंबर क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट किए। देखो इससे पहले मैंने 26 क्वेश्चन और भी करवा दिया है। अगर आप वो सारे क्वेश्चन को नहीं देखे हैं जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो सारे सवाल को अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में हम सारे सवालों को दिखा दूंगा, है ना। और उसके बाद बता दूंगा कि वो वीडियो आपको कहां मिलेगा, वो जितने भी आपके प्रीवियस किया गया सवाल है ना। तो चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं कि गोपियां जो है द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित की थी, है ना। वो भाग्यशाली कहने में क्यों अटक रही थी, है ना। तो देखिए इसका उत्तर है कि गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। मतलब कि वो भाग्यवान ना होकर के वो भाग्यहीन है, यानी वो अभाग्य है। वे कहना चाहती है कि हे उद्धव तुम बड़े अभाग्य हो,
जी हाँ, वो गोपियां कहना चाहती उद्धव को, तू हे उद्धव तुम बहुत ही अभाग्य हो जो कृष्ण के साथ भी रह करके तुम प्रेम को नहीं सीख सके, है ना, कि कृष्ण रूपी अद्वितीय सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी तुम उस असीम प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, है ना। उनका कहना था गोपियां का कि हे उद्धव तुम बहुत ही अभाग्य हो, है ना। अभाग्य कहने का मतलब कि अनलकी, तुम बहुत ही अनलकी हो जो कृष्ण के साथ रह कर भी तुम प्रेम को नहीं सीख सके, है ना, ना कृष्ण के हो सके, ना कृष्ण को अपना बना सके, तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, है ना, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसीलिए यह गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान यानी भाग्यशाली कहने पर अटक रही थी, व्यंग्य निहित की थी, है ना। तो ये इसका उत्तर आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखें, है ना। देखिए ये सवाल आपके 2010 में, 11 में, 12 में, 23 में भी पूछा गया है ना, कि लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता, लक्ष्मण के क्या स्वभाव था, है ना, क्या उसका कैरेक्टर था, वो लिखना है। तो देखिए लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता, सबसे पहला लक्ष्मण तर्कशील स्वभाव वाले थे। कैसे थे वो? तर्कशील, है ना, वो तर्क वितर्क करना जानते थे, है ना। दूसरा लक्ष्मण अत्यंत बुद्धिमान थे। क्या थे वो? बुद्धिमान थे। तीसरा अपने से बड़े गुरु, अपने से बड़े तथा गुरु जैसे व्यक्ति को भी भला बुरा कहने से बाज नहीं आते थे, है ना। वो अपने से बड़े गुरु जो परशुराम जी जो थे, भगवान परशुराम, उनको भी भला बुरा कहने में वो जरा सा भी अटके नहीं। 4 नंबर है कि लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे। जी हाँ, वो भी क्रोधी स्वभाव के थे, है ना। जिस तरीके से जो परशुराम क्रोधी स्वभाव के थे, तो ये लक्ष्मण भी थे। वे व्यंग्य वचनों से परशुराम को पीड़ित करते थे। वे व्यंग्य वचनों से क्या करते थे? परशुराम को पीड़ित करते थे। तो ये लक्ष्मण की विशेषताएं हैं, आप लोग इसे लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल दिया है कि फसल के हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहा। फसल के हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने क्या व्यक्त करना चाहा। देखिए 13 में पूछा गया, 18 में पूछा गया और मॉडल पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए क्या है इसका उत्तर कि इसमें कवि कहना चाहता है कि किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श पाकर ही फसलें इतनी फलती फूलती है। जी हाँ, कवि कहना चाहता है कि किसानों के हाथों का ही प्यार है इतना कि वो प्यार पाकर फसलें इतना फलती फूलती है ना। यह किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है। ये किसानों की क्या है? परिश्रम है, श्रम है, मेहनत है ना, जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया, है ना। कवि कहना चाहता है कि ये किसानों का ही प्यार है जिनके कारण फसलें इतना फलती फूलती है। ये किसानों का ही परिश्रम है ना। ये किसानों की परिश्रम, गरिमा, महिमा है जिसके कारण फसलें इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती चली जाती है और हम लोग को फल देती है ना। तो इस तरीके से कवि अपना फसल को लेकर के अपना बातों को व्यक्त किया है। 32 नंबर सवाल देखेंगे कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। कवि नागार्जुन जो है उसके अनुसार फसल क्या है। फसल के जो कवि हैं कौन है भाई? नागार्जुन है। ये आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। जो फसल के जो कवि है कौन है? नागार्जुन है। और एक और कविता के कवि नागार्जुन है, कौन सा बताएंगे? जल्दी कमेंट करके बताएंगे। मैंने लाइव क्लास में करवाया था। अच्छा हाँ, लाइव क्लास में जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं, है ना, लाइव क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। 7 बजे शाम डेली लाइव क्लास चलता है, 7 साढ़े 7 में। ठीक है, 7:15 में इस तरीके से। तो आप लोग इसी चैनल पर 7 बजे आ जाना, आप लोग का लाइव क्लास, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार पूछा गया सवाल है, वो सारे सवालों को मैं वहां पे लाइव सेशन में करवाता हूं। ठीक है, तो लाइव में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। यही नहीं, सिर्फ हिंदी का नहीं, आपको इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सारा का लाइव क्लास आपको 7 बजे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो सभी वीडियो को आप जरूर देखें, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी का मैंने एक वीडियो डाला है, आप सोचोगे कि एक वीडियो देख करके और हम जा करके एग्जाम लिख ले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको हिंदी की तैयारी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, जिसमें आपको पत्र लेखन हो गया, समास हो गया और अव्यय हो गया, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस मॉडल पेपर, मैंने सारा का सारा एक प्लेलिस्ट में करा रखा है। अगर आप प्लेलिस्ट को नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पे लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को आप देखिए, उसके बाद फिर आप एग्जाम लिखिए, देखिए कैसे नहीं मजा आएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक जो
समास का जो वीडियो है ना और वाच्य का वीडियो है वो बहुत ही जल्दी मैं लाने वाला हूँ, उसे भी आप लोग जरूर देख लेंगे। और हाँ, पत्र वाला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप पत्र वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो पत्र वाला जरूर देख लीजिए। मैंने 4 से 5 पत्र को बताया है, अगर आपके एग्जाम में यही 4-5 में से देखने को मिलेगा तो एक बार जरूर जाकर देख लेंगे। तो चलिए, सवाल दिया गया है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का की मिला जुला रूप है। क्या है? जो फसल जो है मिट्टी का, धूप का और मानव श्रम, मानव परिश्रम भी इसमें जरूरी है ना, मिला जुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुण धर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण है ना, हवा का थिरकन का सिमटा हुआ रूप है। कवि यही सब कहना चाहता है फसल के रूप में। तो ऑप्शन इसका ये जो हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। संगतकार, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका का सहयोग करते हैं। तो संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक का और गायिका का सहयोग करते हैं। देखिए, ये सवाल आपके 9 में, 10 में, 13 में, 16 में, 20 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इतना बार बार रिपीटेड सवाल, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में आने का। ठीक है, और मैं तो ऐसा बोलता हूं ना कि मैं सब प्रश्न को आप याद मत करो। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे आपको क्या करना होता है, याद करना होता है ना। तो जिन्हें याद नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा उसको याद कर लो। ठीक है, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसे आप क्यों याद करेंगे, उसको बस आप पॉइंट वाइज करके आप आंसर लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बस आपको लिखने का तरीका यह आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, लिखने का तरीका यही है कि आपको देखिए कैसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, सवाल है कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका का सहयोग करते हैं। देखो, संगतकार का मतलब यही होता है ना कि जो मुख्य गायक होते हैं उसका सहयोग करना। मुख्य गायक के साथ जो गाते हैं वही क्या होते हैं, संगतकार होते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई कव्वाली या भजन गा रहा है तो एक मुख्य गायक होता है, वो क्या करता है, उस गीत को गाता है और उसके बगल में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे नहीं मतलब बगल में क्या होते हैं, उसके सहयोग करने वाले गायक, है ना। ये एक बार बोलता है तो इधर से पीछे से दोहराते हैं, जैसे एक कव्वाली में होता है, जैसे एक भजन में होता है, और भी बहुत सारी चीजें में इसमें होता है ना। तो ये जो सहायक जो गायक होते हैं, जो मुख्य गायक के साथ देते हैं, उसी को संगतकार कहा जाता है। तो वो किन किन रूपों में जो है मुख्य गायक का साथ देते हैं। तो हमने लिखा है कि संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिका का मदद करते हैं। तो पहला, गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो जाता है तो संगतकार अपनी आवाज उसे मधुरता भर देते हैं। जैसे गायन के समय कभी कभी क्या होता है कि जो मुख्य गायक होते हैं, गायिका, उसका स्वर जो है, उसका जो आवाज है भारी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, संगतकार क्या करते हैं, उसके आवाज में मधुरता ला देते हैं, है ना, वहां पे हेल्प कर दिए। उसके बाद है कि जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपनी लय को लांग कर भटक जाते हैं तो संगतकार उस भटकाव को संभालता है। कभी कभी क्या होता है, जो मुख्य गायक होते हैं, जो सिंगर होता है, वो अपने लय को, है ना, जो अपना लय को, जो गाने का लय होता है उसको हट जाते हैं, उससे भटक जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर संगतकार उस भटकाव से को संभालता है, उस भटकाव से अपने रास्ते पे ले आता है। बात समझ में आया। जैसे हम लोग गाते गाते देखते हैं, इंडिया से चल जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका से चल जाते हैं कहाँ पर, है ना, मतलब हम लोग गा रहे हैं कुछ गाना और हम लोग का राग जो है अलग हो जाता है। तो जब मुख्य गायक का राग अलग हो जाता है, उसका लय जब भटक जाता है, तो संगतकार जो होते हैं, जो साथी होते हैं, उसका सहायता करते हैं। वे गायक गायिका का अकेलापन का एहसास दूर करते हैं। जी हाँ, मुख्य गायक अगर अकेले गाएंगे तो उसको अकेलापन लगेगा, लेकिन जब सब साथ में गाते हैं तो मजा आता है ना, इसलिए अकेलापन को दूर करते हैं। गायन के समय मुख्य गायक का स्तर धीमा होने लगता है, बिल्कुल कभी कभी धीमा होने लगता है, तो वह उसकी गायन में अपने स्तर को मिलाकर उसकी गति को सुर का साथ देता है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पहले अगर आप लोग इस प्रश्न को देखे होंगे तो नहीं समझ में आएगा संगतकार क्या है भाई। अब समझ में आ गया होगा कि संगतकार क्या है ना। जो मुख्य गायक होते हैं उसके साथ देने वाले जो गायक होते हैं उसी को संगतकार कहा जाता है, और वो मुख्य गायक को किस प्रकार सहायता करते हैं हमने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर क्या है कि संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 9 में, 10 में, 13 में पूछा गया है, और मॉडल पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है। तो देखते हैं, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, संतों, महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार सहयोग करते हैं। जिससे संगतकार क्या करते हैं कि मुख्य गायक का साथ देते हैं, उसी प्रकार संगतकार के जैसा और भी व्यक्ति हैं जो मुख्य व्यक्ति को वो साथ देते हैं। जैसे एक नेता का भी बहुत सारा उपनेता होता है,
यानी कि उसके साथ में अगुआ पिछुआ होता है कि नहीं होता है। नेता एकदम बॉडीगार्ड लेकर घूमते रहता है, अगुआ पिछुआ, और इधर से पीछे से आवाज आता है कि भोला सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो समझ में आ रहा है। तो संगीतकार क्या करता है, वो मुख्य गायक का साथ देने वाला होता है, तो नेता का भी साथ देने वाला कोई ना कोई उसका साथी होगा, है ना, उसको सपोर्टर करने वाला, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला है कि बड़े बड़े नेताओं, अभिनेता में भी होता है, संत महात्माओं के साथ भी सहयोग करते हैं। नेताओं के इर्द गिर्द वाले सभी सहायक उपनेता अपने बड़े नेता के महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। जी हाँ, नेता के जो अगल बगल जो होते हैं, इर्द गिर्द सहायक उपनेता होता है, वो क्या करता है, अपने नेता को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है कि हम अब की बार मोदी सरकार, राहुल सरकार, इस टाइप से क्या करते हैं, उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उसको आगे बढ़ाने की तरफ काम करते हैं। संतों महात्माओं के आने से पहले उनकी महिमा का गुणगान करने वाले भक्त और उनके जाने के बाद उनका प्रचार करने वाले भक्त भी संगीतकार के समान सहायता करते हैं। कहने का मतलब कि संत महात्मा लोग आते हैं, आने से पहले एकदम पूरा का पूरा आयोजन किया जाता है और उनका गुणगान करते हैं कि भाई वो बहुत ही अच्छा आदमी है, उनको आने दो, बहुत मजा आएगा। और जब आते हैं फिर उसके बाद चले जाते हैं तो उसका प्रचार भी करते हैं। कौन? उनका जो साथी होते हैं, जो उनका संगीतकार होते हैं, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए 2 प्रश्न को और हम लोग करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देंगे। उसके बाद और भी एक वीडियो और आएगा, उसके बाद फिर इसमें से जितने भी मैंने करवाया 5 से 6 वीडियो, इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव सवाल से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। हवलदार साहब हमेशा चौराहों पर रुकते और नेताजी को क्यों निहारते थे? हवलदार साहब जो है हमेशा चौराहा पर रुक जाते थे और नेताजी को निहारते थे। तो क्यों? हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी का निहारना यह प्रकट करता है कि उसके अंदर भी देशभक्ति की प्रबल भावना थी, है ना। अब बार बार हवलदार साहब क्या करते थे, चौराहा पर रुक जाते थे और नेता जो जी थे, जो सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति को देखते थे। तो इससे हमें यही पता चलता है कि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना होगी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते होंगे, है ना। इससे यही चीज पता चलता है। इसलिए वो चौराहे पर नेताजी के जो मूर्ति थे उसको निहारते थे। अगला देखिए क्या है कि पाठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो पाठित के पाठ के आधार पर जो बाल गोविंद भगत है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, है ना। आप लोग बार बार मैं बता देता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ तो कुछ समय बार बार बताता हूँ लेखक लेखिका का नाम, ऐसे आप लोग को याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। वैसे मैं एक ट्रिक भी लेकर आ जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, वो भी इससे भी आप लोग याद कर लेंगे। तो बाल गोविंद भगत मधुर गायन की विशेषता लिखना है। तो बाल गोविंद भगत कैसे गाते थे? तो बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनका संगीत में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था, है ना। तो इस तरीके से बाल गोविंद भगत जो थे अपने मधुर गायन से क्या करते थे, बहुत लोगों को प्रभावित करते थे। यहाँ तक कि जो औरतें जो है वो गीत को गुनगुनाने लगती थी, है ना। खेतों में काम करने वाले किसान के हाथ पांव एकदम स्पीड में चलने लगते थे, है ना। उनका लय चलने लगता था। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था, है ना। वह मनमोहक प्रभाव के सारे वातावरण पर छा गए थे। तो इस प्रकार आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए, ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना, कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा, है ना। तो लखनवी अंदाज जो चैप्टर है ना, जिसके लेखक जो है यशपाल है। अब इस पाठ के आधार पर बताना है कि लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था ट्रेन में, है ना। तो लेखक ने भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की के प्रकृति दृश्य को देखने का आनंद लेने के लिए 2nd क्लास का टिकट खरीदा था। लेखक जो है भीड़ से बचने के लिए क्या किया था, वो 2nd क्लास का टिकट खरीदा था। और वो भीड़ से बच करके क्या थे, वो वहां मतलब देखो, कोई भी लेखक जो होता है ना, वो अकेले में रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कहानी को लिख सके। जी हाँ, वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके उससे वो कहानी बना सके। इसलिए वो लेखक ने भीड़ से बचने के लिए एकांत में रह करके कहानी को सोचने के लिए, खिड़की के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए, वो आनंद लेने के लिए 2nd क्लास का टिकट खरीदे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास
प्रयास किया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हिंदी में सवाल आप लोगों को अगर समझ में आ जाता है ना तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन को करवाया, मैं बता देता हूं वो कौन कौन से प्रश्न है जो कि मैंने पहले करा रखा है। ठीक है, देखिए ऊपर में मैंने सारे प्रश्न को करवा दिया, वैसे मैंने सारे प्रश्न को एक जगह लिख करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, कि कौन कौन से प्रश्न है। देखिए सबसे पहला प्रश्न था कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। देखिए 23 में, 16 में, 14, 11 में पूछा गया था। काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित क्यों उठा, यह भी मैंने सवाल करवा दिया मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, मैंने करवाया। सफलता के चरम सीखा पर पहुंचकर व्यक्ति लड़खड़ाते और सहयोगी का संग किस तरह संभालते हैं। लक्ष्मण की वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता है। माता का चल पाठ में प्रसंगकों का उल्लेख करें और आप जो दिल आपके छू गए हैं, ये सवाल हमने, है ना। गंगटोक को मेहनत कश का बादशाह शहर क्यों कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि नायक क्यों कहा गया है। लेखक ने नवाब साहब को किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। मैंने ये सारे सवाल को मैंने करवा दिया है बच्चों। ठीक है, अगर आप इसको रोक कर देखना चाहते हो तो रोक कर देख लीजिए। और इसी तरीके से, जी हाँ, मैंने जिस तरीके से आज प्रश्न को समझाया है, अगर प्रश्न को समझ कर पढ़ना चाहते हो तो एक बार हमारे पुराने वीडियो को आप लोग स्पीड में करके, फास्ट में करके वीडियो को जरूर देख लेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा और मैं कहता हूं कि आपको बिना याद किए बहुत सारे प्रश्न को आप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, बताइए आज का क्लास कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को बस एक शेयर आप लोग कम से कम 5-5, 10-10 बच्चों को जरूर कर देना। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारा व्हाट्सअप चैनल में अभी तक नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारा का जितना भी सोशल मीडिया हमारा है सारा का मैंने दे रखा है, आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच।